उनको हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले मूलचंद शर्मा जी, जो बल्लभगढ़ से विधायक हैं। सर, मैं चाहूंगी आप मंच पर आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ मूलचंद शर्मा जी का स्वागत करिए। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ धनेश अदलखा जी को, जो विधायक हैं बदकल से। सर, आप भी मंच पर आइए। बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तैयारियां, तालियां बजाइए जरा धनेश अदलखा जी के लिए भी। और मैं अब मंच पर जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। विनोद सर, आप प्लीज मंच पर आइए। हमारे दोनों ही खास मेहमानों को उनका अभिनंदन करने के लिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का इमर्जिंग फरीदाबाद का ये कॉन्क्लेव, जिसकी मंशा यही कि प्रदेश की संभावनाएं, प्रदेश की स्थिति और प्रदेश का फ्यूचर यानी कि प्रदेश का भविष्य किस तरह का हो, उस पर कैसे काम किया जा रहा है, उसके लिए जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि आपके विधानसभा के लिए, आपके लिए, हर सेक्टर के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे दोनों सहयोगी शिवांगी एंड जेपी सर। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया पूजा। और शुरुआत जिस तरीके से हमने की है इस कार्यक्रम की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बार बार जो जोर डाल रहे हैं वो विकास पर डाल रहे हैं। और विधायकों से बेहतर अपने क्षेत्र को कौन जान सकता है, और उन्हीं से सीधा संवाद करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी आगामी 4 वर्षों की अगर बात की जाए तो कार्य योजना है, जिस तरीके से और भी ज़्यादा हरियाणा का विकास हो सके। हमारे साथ अदलखा साहब हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं। अदलखा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, चूंकि अभी जयप्रकाश मेरे सहयोगी जिक्र कर ही रहे थे कि किस तरीके से बड़खल में पानी कब आएगा नहर में। सबसे पहला सवाल तो यही था इनका, उनने पहले ही पूछ लिया था, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर विकास की बात की जाए तो फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच पड़ता बड़खल, इसके लिए विकास की आपकी क्या परियोजनाएं हैं? जो बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई बारी समस्याएं सामने आती हैं, सवाल पैदा होते हैं, उसके लिए क्या कार्य योजना है ताकि इन स्मार्ट शहरों के बीच में जो पड़ता बड़खल है वो भी स्मार्ट कहला सके? देखिए शिवांगी जी, बड़कल से गुड़गांव जाने के लिए ज़्यादातर लोग बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद से, तिगांव से, सब लोगों को बड़कल से होके ही निकलना पड़ता है, बाटा फ्लाईओवर से या नीलम फ्लाईओवर से। हमारी सरकार ने एफएमडीए के द्वारा 684 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड पुल, जो बाटा से चल के प्याली से सैनिक कॉलोनी से जो पाली रोड है वहाँ कॉर्नर तक जाएगा, ताकि आपको बाटा चौक से, बाटा फ्लाईओवर से गुड़गांव पहुँचने के लिए सैनिक कॉलोनी क्रॉस करने के लिए केवल 8 से 10 मिनट लगे। जो अभी 40 से 45 मिनट ट्रैफिक में खप जाते हैं, वो केवल 8 से 7-8 मिनट ही लगेंगे। उसके ऊपर हमारा एफएमडीए से उसकी अप्रूवल भी होगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। 684 करोड़ रुपए की लागत से हम उसको बहुत जल्दी जनता को समर्पित करने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो अदलखा साहब, बड़कल झील में कभी पानी आएगा या नहीं आ पाएगा, ये बता जाइए। देखिए, उस अपने सीमा तिरखा ने भी दिखाए थे। ऐसा है कि हरियाणा सरकार ने जो ये बड़कल झील है, ये पूरे देश के अंदर, आपको पता हो पुरानी फिल्मों के गाने भी यहीं कंपोज किए जाते थे, सुनाए जाते थे। उसी चीज़ को वापस लेते हुए हरियाणा सरकार ने इसको दोबारा से जीर्णोद्धार करने का काम किया। आपको दोबारा मिलने का खूब मौका मिलेगा मेरे साथ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 31 मार्च 2026 से पहले आपका अगला प्रोग्राम जब जी टीवी करेगा तो आपको बड़कल झील पे करने का मौका मिलेगा, और बड़कल झील पूरे देश को, पूरे विश्व को दिखाने का मौका। भाई, ये रिकॉर्ड पर रखिएगा, 2029 के चुनाव में काम आएगी और ये वायरल भी होगी। चलिए, मैं मूलचंद जी से चर्चा की शुरुआत करूंगा फिर, क्योंकि मूलचंद जी की बात करें तो सरकार की हैट्रिक लगी, मूलचंद जी की भी हैट्रिक लगी, और परिवहन मंत्रालय देखा, खनन मंत्रालय देखा, और आप बल्लभगढ़ से विधायक है। मूलचंद जी, क्योंकि अदलखा साहब तो पहली बार विधायक बने हैं, और आप की विधानसभा में ये कहा जाता है कि आपने लड़के सरकारी अपने मुख्यमंत्री से लड़ के बहुत सारी योजनाएं लाई।
ये क्या लड़ना पड़ता है मुख्यमंत्री से तब योजनाएं आती है? चाहे आपने कॉलेज लेकर आए, मिनी सचिवालय बना दिया, ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो रहा है, अब आप मोहना रोड पर एक एलिवेटेड पुल बनवा रहे हैं, तो क्या इसके लिए मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ता है तब जाकर योजनाएं आती है? जेपी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने जो शहर के जो मुद्दे, जिन विषय पे आपने बताया। धनेश मेरा छोटा भाई है, पहली बार विधायक बना है। कहते हैं विधायक को एक्सपीरियंस, मुझे आज तीसरी मेरी योजना है और लगातार योजना है। मैं मनोहर की सरकार में विधायक बना, मनोहर के साथ मंत्री बना और नायब सैनी में मैं मंत्री रहा और तीसरी बार मुझे बल्लौर के लोगों ने विधायक बनाया। कभी लड़ने की जरूरत नहीं है और कभी अपने कागज के पीछे लगने की जरूरत है। अपने निस्वार्थ छोड़िए, निस्वार्थ छोड़ के जनता के स्वार्थ के लिए आप पेपर के पीछे चलेंगे, फाइल के साथ साथ चलेंगे, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि अपनी फाइल के पीछे लगिए। अगर आप फाइल को ये जानकारी नहीं लेंगे फाइल मेरी कहाँ खड़ी है। मैं तो धन्यवाद करूँगा कि दोनों मुख्यमंत्रियों का, पूर्व में मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, और भाई कृष्णपाल जी हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री रहे, कि हरियाणा में पहला, हिसार के बाद अगर हरियाणा में रोहतक का एलिवेटर ना, अगर 250 करोड़ का एलिवेटर पूरे हरियाणा में, हरियाणा की बजट से पहले नंबर एक बजट का पुल बल्लौर का बनना है। और जो एलिवेटेड का नहीं, जेवर एयरपोर्ट को टच करेगा, और जेवर एयरपोर्ट को बड़ौदा एक्सप्रेस और दिल्ली एक्सप्रेस को, दोनों को टच करेगा। हम लाइन के पीछे लगे। हमने मुख्यमंत्री घोषणा कराई, हमने 250 साल के बाद मुझे सर के ये रेलवे लाइन 1800 के अंग्रेजों के समय निकली थी, रेलवे कॉरिडोर दिल्ली बम्बई। आज मुझे सर पे नित्य सप्ताह में 2 आदमी अपनी जान गंवाते हैं, प्रवासी लोग, और आज तक 250 साल के बाद किसी व्यक्ति ने फाइल तक नहीं चलाई, ना सोना पे चलाई, ना इस पे किसी काम किया। 250 साल के बाद पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में घोषणा मनोहर लाल जी के समय हुई। हमने फैक्ट्रियों की जमीनों को खरीदा, परचेज किया है। हमने रास्ते को 7.5 मीटर या हमने रास्ते को 66 फुट बनाने का काम करा है। जहां रास्ता 40 फुट था, 45, उसको 66 फुट बनाया। किस मुख्यमंत्री की हिम्मत थी? काम के पीछे किसी का मन था? मुंजेसर गांव के लोग बैठे हैं, आप पूछे मुंजेसर एक कोने में उद्योग से, जो हमारा बाबा हृदय राम की नगरी है, जहाँ बाबा हृदय राम के नाम से भरतपुर से लेकर वहाँ कर जहाँ पूजा करी थी महाराजा भरतपुर ने, उस नगरी पे ना हो। 250 साल के बाद एक रेलवे और सोना एक्सप्रेस जो गुड़गामा अपना सीधा खादर तक के गांव और एयरपोर्ट जेवर तक जो चालू रहेगा सोना का, और ये सारे लोगों को करेगा। एक नहीं, आपके आज़ादी के बाद बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी, शिक्षा का नाम नहीं, शिक्षा मंत्री यहाँ पर है। 76 साल के बाद बल्लभगढ़ कॉलेज आया, 76 साल के बाद। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो काम होता है? हाँ, इच्छा भी थी और सरकार की नीयत भी ठीक थी। सरकार की नीयत थी काम हो, सरकार चाहती धरातल पे काम हो, लोगों को लाभ है। और 76 साल के बाद, 1 साल के बाद दूसरा कॉलेज हम सेक्टर 23 में लेके आए, क्लास चालू कर दी, वो भी चालू है। मैं शिक्षा का हो, कोई क्षेत्र हो, और जो आपने कहा था क्या लड़ना पड़ता, कभी लड़ने की मैंने से चेष्टा नहीं करी। मैंने मांगने की विनती करी मुख्यमंत्री से कि मेरा 100 कॉलोनियों का शहर, सारे भारत के लोग हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई प्रदेश ऐसा नहीं जो लोग मजदूरी करने के लिए आए हैं, उनको शिक्षा देना, उनको सुविधा देना, ये हमारा दायित्व भी है, धर्म भी है। एक छोटा सवाल मैं करना चाहूंगी मूलचंद शर्मा जी, और ये सवाल आपके अनुभव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया ही, और ये सवाल लाजमी भी है कि आप मनोहर सरकार में पहली बार, दूसरी बार भी रहे और अब तीसरी बार भी विधायक भी हैं और पहले मंत्री भी रहे। अंतर कितना पाते हैं दोनों में? नहीं, मैं कह, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक दरक है। उस दरक के नीचे सब है, मैं भी हूँ। और मनोहर जी मुख्यमंत्री रहे, मनोहर जी काम करा, नायब सैनी जी उनका काम करा, काम में कभी आज हम सारे विधायक हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में हमने जो काम किया और मनोहर जी के नेतृत्व में दिशा और दशा देने का काम करा, कभी कल्पना थी हरियाणा में ईमानदार बच्चे नौकरी लगेंगे?
कभी कभी कल्पना थी ईमानदारी के मेरिट के योग्यता पर आधार लगी है, कभी पढ़ा नहीं करते, प्राइवेट का मुंह देखा था। आज हर शहर का बच्चा माफ कहता है कि बेटे को पढ़ा लो, बेटा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में, चाहे हरियाणा प्रदेश के किसी भी एससीएस की जुडिशरी में आज मेरिट पर बच्चे जाते हैं। ये दिशा नहीं है, पहले तो कभी कल्पना थी। पहले तो लोग ये कहा करते किसका बेटा है, ये कौन है, ये एमएलए का बेटा है, मंत्री का बेटा, भतीजा, भाईवाद, क्षेत्रवाद चलता था। आज हरियाणा में जो पढ़ेगा वो नौकरी लगेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी दी और उसी आधार पर फिर जनता ने प्यार दिया। 3 बार आपको मौका दिया है, सरकार को भी मौका दिया, आपको भी दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल, आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र भी किया और वो योजना धरातल पर है, क्योंकि फरीदाबाद का अहम हिस्सा है बल्लभगढ़ और फरीदाबाद का विस्तार हो रहा है वो बल्लभगढ़ की तरफ भी हो रहा है। लेकिन कभी मन में नहीं आया, परिवहन मंत्री रहते हुए भी बस स्टैंड को डूबने से नहीं बचा पाए, इस बार बचा पाएंगे क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है? नहीं, आपने बिल्कुल प्रश्न भी ठीक किया। और फरीदाबाद का जो डिपो है जिले फरीदाबाद का बल्लौड से है, और मैंने पहले भी इसको था कि इसको बल्लौड को एक हरियाणा का मॉडर्न बस स्टैंड बनाने का काम करें। पर अभी जो बजट में हुआ और बजट में जो पिछले इसमें हुआ, अभी हरियाणा में फरीदाबाद का, करनाल का, फरीदाबाद का, कुरुक्षेत्र का, सोनीपत का, गुड़गामा का 4 ऐसे बस स्टैंड हैं जो मॉडल, जो सबसे जो पीपीपी मोड पे हम बनाने वाले हैं उसको सबसे सुंदर बनेगा। और उसमें कोई ऐसा नहीं रहेगा बस स्टैंड में कि उसका क्या है कि सारे टेंडर लग चुके हैं। समय कितना लगना है, 3 महीने लगे, 4 महीने समय के लिए किंतु परंतु क्यों, कितना मौका देंगे सर? अब तीसरी बार दे दिया, अब कितना किंतु परंतु बहुत लंबा नहीं हो रहा है इसमें? बहुत बड़े काम है। आप इन कामों को, बस स्टैंड बनाना आसान है, उसको चलाना भी तो है। आप बस स्टैंड पर दुकान नहीं उठ पाती, आप बस स्टैंड दुकानें खाली पड़ी। आप जाइए यहाँ से हरियाणा के, हमने इस मॉडर्न इस तरह का बस स्टैंड बनाएंगे जहाँ पे होटल भी होगा, जहाँ पे बड़े शोरूम भी होंगे। यानी कि जनता भी इंतजार कर रही है इस बस स्टैंड का कि यहाँ पे बस भी रुके और यहाँ पे वो सुविधाएं भी मिले जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता लगाए बैठी है। सर मैं लौटूंगी। अदलखा साहब, चूंकि युवाओं के अभी जिक्र हुआ था, नौकरियों का जिक्र हुआ था, हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा कई बार उठाया जाता है। सरकार लगातार दावा करती है कि यहाँ पे हम अब बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में युवाओं को खुद में सक्षम भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में आप भी अपने क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्रों को आप खुद इन छात्रों को कोचिंग दिलवाने का काम कर रहे हैं। कैसे ये आगे परियोजना होगी, छात्र कैसे इसका लाभ उठा पाएंगे, और वाकई में क्या ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या इन छात्रों को इस प्रकार से सक्षम बना के इस मुद्दे पर, खासतौर पे विपक्ष के जो सवाल है उसका जवाब दिया जा पाएगा? ऐसा है, जो बच्चा 10वीं में आ जाता है उसको 11वीं में क्या सब्जेक्ट लेना है उसको पता ही नहीं होता। जो बच्चा 11th में मेडिकल ले चुका है उसको जेई मेंस में जाना है, नीट में जाना है, और कौन कौन से कोर्सेज में वो जा सकता है उसको पता ही नहीं होता। उसके लिए हमने 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों के बच्चों को एक अलग से सिस्टम तैयार किया है कि जो लोग जेई मेंस की तैयारी कराते हैं, क्लैट की तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी कराते हैं, उन बच्चों की रुचि के अनुसार उन बच्चों की क्लासेस अलग लगा के उनको तैयार करेंगे। और मेरा प्रयास, इस बार हमारे पास 485 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के हैं। गवर्नमेंट स्कूल में 485 बच्चे 11th कंप्लीट करके 12th में आ चुके हैं साइंस के। तो इसका मतलब उनकी ध्येय ये है कि हमको मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाना है। उनको राह देना कि तुम जेई मेंस की तैयारी कैसे करो, क्योंकि जितने भी आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स देखोगे वो जितने बच्चों को पढ़ाते हैं वो जेई मेंस में क्रैक करते हैं, सब कुछ क्रैक करते हैं। आपा ने लगभग 30 लाख रुपए की लागत से प्राइवेट कोचिंग्स वालों को प्रिंसिपल्स के साथ टाई अप कराया है। एसडीएम बड़कल उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तहसीलदार बड़कल उसके ऊपर नेहा जी मॉनिटरिंग कर रही हैं कि किसी भी कीमत पर अपने को ये जो 485 बच्चे हैं इनमें से अगली बार ये 250 बच्चे ऐसे हों, किसी का नर्सिंग में एडमिशन हो, किसी का बी फॉर्म में हो, किसी का एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएएमएस में हो, किसी का जेई मेंस कंप्लीट होने पर। आज हम जेसी बॉस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये फरीदाबाद की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें भी बच्चे आकर के एडमिशन लें। बच्चों को यही नहीं पता कि एक सीट ऐसी भी होती है जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा टॉपर होता है
उसकी कंपटीशन की सीट होती है, बच्चों को पता ही नहीं। जब हमने बातें करी तो वो चीज़ें मैं और मेरी वाइफ इसी काम पे लगे हुए हैं कि किसी भी कीमत पे वो बच्चे पढ़ें ताकि वो आगे बढ़ सके, इसका ताकि बेरोजगारी को वो मुक्का मार सकेंगे कि हम अपने आप में लेकिन इसमें एक सक्षम। सवाल है कि इसमें युवाओं को आप दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कई युवा दिशाहीन भी हो जाते हैं। अभी सवाल किया था मूलचंद जी से भी। लेकिन दिशा की बात करें तो नशे के विरुद्ध ये लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है? सरकार राज्य स्तर पे काम कर रही है, आपने भी कई पोस्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन विभागों द्वारा किस तरीके से ये काम किए जा रहे हैं और क्षेत्रों में कैसे इन युवाओं को दिशा देने का काम किया जा रहा है नशे के विरुद्ध? सबसे पहले मैं कहूँगा, नशा इससे बड़ी बीमारी है नहीं दुनिया में। और आजकल बच्चे भी नहीं, किसी पे एक बेटा है बेटी है, हर माँ बाप चाहता मेरा बेटा बेटी पढ़ें, अफसर बने अपने सेक्टर में। सबसे बड़ी नशे की जड़ है कि सरकार अपना दायित्व काम कर रही है। सरकार ने जो काम करना है, प्रशासन अपने काम पर लगा हुआ है। और जो भी है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नशा मुक्त रह जाए, और नशा के लिए इतनी टीम हमने गठित की है कि नशा को खात्मा किया जाए। उसके साथ साथ पर दायित्व एक और है, माता और पिता का। सब कुछ सरकार में छोड़िए, माता पिता ये जानकारी करें कि मेरी बेटी मेरा बेटा कह बजे आते हैं, मेरे बेटे की स्कूल का समय क्या है, कॉलेज का समय क्या है, और कब नौकरी से आते हैं और कहाँ इनके समय मित्र हैं। और मुझे खूब याद है कि पुराने जमाने परिवार में 5-5, 6-6 बच्चे होते, माँ हमेशा ध्यान रखती थी बड़ा बेटा छोटा बेटा कहाँ है। आज एक एक बच्चे हैं। और नशा जैसी बीमारी को हम सबका दायित्व है, सरकार नहीं कर पाएगी, पुलिस नहीं कर पाएगी, हम सब मिलकर करेंगे। बिल्कुल, नशे की बात हो रही है और तो बढ़ते नशे पर बात करेंगे। राजेश दुग्गल जी आ गए हैं, आपको बता दें जॉइंट कमिश्नर हैं फरीदाबाद के। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे भी चर्चा करेंगे बढ़ते क्राइम और जिस तरह गैंग वॉर हो रही है उस पर क्या अंकुश है, इस पर चर्चा होगी। लेकिन आखिरी पड़ाव पर आगे सर, जल्दी से मैं आपसे चाहूंगा, फिर अदलखा साहब से भी। 2029 4 साल वक्त है, जाम से मुक्ति कम मिलेगी, गंदगी से मुक्ति कम मिलेगी और सर अतिक्रमण से कम मुक्ति मिलेगी आपके विधानसभा क्षेत्र में। 150 करोड़ खर्च करता नगर निगम फरीदाबाद स्वच्छता पर। आपको पता ही है क्या है स्वच्छता क्या? हरियाणा की सबसे बड़ी पॉपुलेशन का शहर है और 35 लाख पॉपुलेशन है फरीदाबाद की। औद्योगिक क्षेत्र है, सारे भारत का आदमी रहता है, आम व्यक्ति, गरीब, उद्योगपति से लेकर रोज कमा के खाने वाला, कोई प्लान इलाका तो नहीं। और जिसमें सरकार काम कर रही है, मनोहर की सरकार में, नायब सैनी की सरकार में, आज शहर की रोडों को देखिए, आरएमसी में सारे रोड हैं। मैं क्या सब कुछ ठीक हो गया? होना बहुत कुछ ठीक है। 29 में आने वाले समय का हरियाणा का इतिहास होगा। हरियाणा में जो इतिहास होगा, आप 14 का देखना, 14 देखना, 14 से पहले देखना, 29 देखना। आप रोडों की बात करना, लाइट की बात करना, आप पानी मुक्ति की बात करना, जाम की, सफाई की। और सफाई के लिए भी आपके चैनल से एक बात और कहने जा रहा हूँ। आप सब लोग कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा सफाई नहीं, सबसे ज़्यादा सफाई को फैलाने वाले हम ही तो हैं। हमें सबको सेव करना चाहिए। मान लो लिया पन्नी बाहर गिर दी, दुकान ने कहा बाहर डाल दिया, लिफाफा लिया, पढ़ा लिखा गाड़ी में से उतारेगा, पानी को बाहर फेंक देगा। हम सबको काम करना पड़ेगा इस पे, सरकार काम नहीं करेगी कि सब लोग मिलकर इस पे काम करें। और अदलखा साहब आपसे भी एक इसी इन तमाम मुद्दों को मिला जुला के। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध मेरे इलाके में नेहरू कॉलोनी, राहुल कॉलोनी, एसी नगर, कल्याणपुरी, आदर्श कॉलोनी ऐसा इलाका है जहां काफ़ी मात्रा में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता था। लेकिन पिछले 3 दिन में आप देखो, कॉलोनी के लोग ही उस युद्ध के साथ खड़े हो गए हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जब लोग खड़े हो जाते हैं कि आपके मोहल्ले में कोई गलत काम करता है, पहले गांव में कोई गलत काम करता था तो लोग कहते थे वैसे गांव से निकाला दे दो, ऐसे ही आज कॉलोनियों के अंदर लोग खड़े हो गए हैं। दूसरी बात, जल भराव की बात आती है तो आज कल भी बारिश हुई है, बड़कल में कहीं भी 1 इंच पानी पूरी बड़कल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नहीं है। लेकिन जाम तो लगा है। जाम का कारण मैंने आपको बताया कि बाटा चौक से और नीलम चौक से पूरा फरीदाबाद जो गुड़गांवा जाता है वो बड़कल से ही जाता है। और आपको अगले 1.5 साल बाद उस जाम से भी हम चलिए, आप देखिए बहुत सारी बातें कह के जा रहे हैं। उम्मीद है कि जब अगले बार मंच पर बैठे हैं तो हम पूछेंगे कि आपने अपनी अपनी विधानसभा में कितना काम किया। विधानसभा में काम होगा तो फरीदाबाद में भी काम होगा।
हाँ बिल्कुल, बड़कल की झील का उन्होंने आश्वासन दिया 2026 का, और वो हमने रिकॉर्ड पे रखी है, क्योंकि सीमा तिरखाजी भी कह गई थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और आप दोनों ही अतिथि प्लीज़ अभी आप मंच पर ही रहिए। मैं हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सर आप प्लीज़ मंच पर आइए हमारे दोनों अतिथिगण को सम्मानित करने के लिए। मूलचंद शर्मा जी, धनेश अदलखा जी अपने अपने विधानसभा के लिए कार्य करने में जुटे हुए हैं एक विजन के तहत, ताकि उनके विधानसभा के जो विधानसभा वासी है जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उससे छुटकारा दिला सके, उससे निजात दिला सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आए इमर्जिंग फरीदाबाद कॉन्क्लेव में जो हमने आज आयोजित किया है सिर्फ फरीदाबाद के वासियों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।